गांव का सरपंच हर साल एक नई लड़की से शादी करता था और फिर अगले ही दिन उसे तलाक देकर ढेर सारा पैसा देकर उसके घर भेज देता। हैरानी की बात यह थी कि लड़कियां खुशी खुशी उससे शादी करती और फिर चुपचाप लौट जाती। जब मैंने पहली बार ये सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आखिर कोई आदमी ऐसा क्यों कर रहा था? और फिर एक दिन उसकी नजर मुझ पर पड़ी। वो सीधा मेरे घर आया और बोला, मुझे तुमसे ही शादी करनी है। मेरे घर वाले पहले ही पैसों की तंगी से जूझ रहे थे और इस लालच में मेरी भी शादी उसी से कर दी गई। लेकिन शादी की पहली रात वो मुझे घर नहीं सीधे हॉस्पिटल ले गया। वहां उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मैं अब तक कई लड़कियों से शादी कर चुका हूं सिर्फ तुम्हें खोजने के लिए, क्योंकि मेरी किस्मत बदलने वाली लड़की सिर्फ तुम हो। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती मेरी चीख निकल गई। आज फिर गांव के सरपंच की शादी थी। मेरी दोस्त हिमांशी खास तौर पर मुझे ये सब बताने आई थी। जैसे ही आई बिना रुके कहने लगी, क्या तुम्हें पता है गांव का सरपंच फिर से शादी कर रहा है? मैं चौंक गई। अभी तो 6 महीने पहले ही उसने शादी की थी और फिर तलाक भी दे दिया था, मैंने कहा। मैंने हैरानी से पूछा, क्या उस लड़की ने खुद दोबारा सरपंच से शादी करने की हाँ की थी? हिमांशी जोर से हंसने लगी और बोली, पागल है क्या तू? लगता है अभी तक तुझे कुछ भी नहीं पता। गांव का सरपंच हर साल एक खास महीने में शादी करता है और फिर अगली ही सुबह लड़की को तलाक दे देता है। लेकिन सुन, वो लड़की को जाने से पहले खूब दौलत देता है, सोना, चांदी, जेवर और बहुत से पैसे। ऐसे में कोई भी लड़की मना क्यों करेगी? वो कुछ पल रुककर फिर से कहने लगी, देख, बस इतना ध्यान रखना कि सरपंच की नजर तुझ पर ना पड़े, क्योंकि सुना है उसे हसीन लड़कियां बहुत पसंद आती हैं और अगली बीवी अगर तू बनी तो हैरानी मत करना। उसकी बातें सुनकर मैं बहुत डर गई। मैंने कहा, मैं तो वैसे भी बहुत कम बाहर निकलती हूँ, अब तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। दरअसल मेरा नाम अनन्या है और मैं यहाँ की रहने वाली नहीं हूँ। मैं अपने माता पिता के साथ सिर्फ 6 महीने पहले ही इस गांव में आई हूँ, इसलिए मुझे यहाँ के रिवाज और सरपंच के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। मैंने बस उसकी पिछली शादी होते देखी थी, पर कभी सोचा नहीं था कि सच्चाई इतनी डरावनी होगी। हिमांशी की बातें सुनकर मैं बहुत हैरान थी। एक इंसान कैसे इतनी लड़कियों की जिंदगी से ऐसे खेल सकता है? शाम को हिमांशी दोबारा आई और बोली, चल गांव के सरपंच की शादी देखने चलते हैं, पूरा गांव वहां है। मैंने माँ से इजाजत ली और दुपट्टे से अपना चेहरा अच्छे से ढक लिया। शायद माँ को भी सरपंच के बारे में सब कुछ नहीं पता था, इसलिए उन्होंने मुझे जाने दिया। जब हम शादी वाले घर पहुंचे तो वहां की रौनक देखकर मैं दंग रह गई। हर तरफ रोशनी, सजावट और शोर था। हिमांशी मुस्कुराते हुए बोली, तू देखना, कल सुबह ये लड़की भी अपनी किस्मत चमकाकर तलाक लेकर वापस चली जाएगी। मैंने अफसोस से कहा, ये तो लड़कियों के साथ बहुत बड़ा जुल्म है। हिमांशी ने जवाब दिया, जुल्म नहीं है अनन्या, सब लड़कियां अपनी मर्जी से शादी करती हैं। उन्हें पैसे मिलते हैं, गहने मिलते हैं और कोई जबरदस्ती नहीं होती, फिर वो खुशी खुशी चली भी जाती है। मैं सोच में पड़ गई, आखिर ऐसा कौन सा राज है इस आदमी के साथ जो हर साल एक नई शादी करता है और फिर तलाक भी। शादी से लौटने के बाद मैं पूरी रात यही सोचती रही कि भगवान की भी क्या अजीब लीला है। एक तरफ वो सरपंच है जो सिर्फ एक रात की शादी के लिए लाखों रुपए खर्च कर देता है और दूसरी तरफ हम जैसे लोग हैं जो कर्ज के बोझ तले इतने दबे हुए हैं कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। मेरा नाम अनन्या है। हम 3 बहनें हैं और हमारा कोई भाई नहीं है। बचपन से ही मुझे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। मेरे पिताजी शहर में नौकरी करते थे और कभी कभी मेले में छोटी सी दुकान भी लगाते थे। बस जैसे तैसे घर का खर्च चल जाता था। फिर पिताजी अचानक बीमार पड़ गए। इलाज के लिए कई जगहों से कर्ज लेना पड़ा, यहाँ तक कि हमारा घर भी बिक गया। आखिरकार पिताजी हमें अपने पुराने घर ले आए, जहाँ वो अपने भाइयों के साथ बचपन में रहा करते थे। घर में इतनी गरीबी छा चुकी थी कि दाने दाने के लिए दूसरों की तरफ देखना पड़ता था। मैं तो खुद को संभाल लेती थी, मगर मेरी छोटी बहनें अक्सर छुप छुप कर रोया करती थी। एक दिन मैंने उन्हें रोते हुए सुन लिया। वो एक दूसरे से कह रही थी, काश हम पैदा ही न हुए होते, या फिर पैदा होते ही मर गए होते तो यूं भूखा तो न रहना पड़ता। ये सुनकर मेरा दिल बहुत टूट गया। मेरा तो जैसे तैसे बचपन गुजर गया, लेकिन अब मेरी बहनों की मासूमियत भी गरीबी के अंधेरे में दब रही थी। क्योंकि मैं सबसे बड़ी बहन थी,
इसलिए किसी के सामने अपना दर्द भी नहीं बांट सकती थी। उस दिन मेरी बहनों की बातें सुनकर मेरा मन बहुत बेचैन हो गया। मैंने माँ से कहा, माँ, मैं थोड़ा बाहर टहलने जा रही हूँ, जल्दी आ जाऊंगी। माँ ने इजाजत दे दी। शायद उन्हें भी अंदाजा था कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। मैं घर से बाहर निकलकर खेतों की तरफ चली गई। वो जगह शांत और साफ सुथरी थी, थोड़ा सुकून मिलता था वहां। मैं खेतों के पास अकेली टहल रही थी कि तभी गांव का सरपंच वहां आ पहुंचा। उसकी नजर मुझ पर पड़ी और मेरी रूह कांप गई। हिमांशी की बातें तुरंत याद आ गई और मैं डर के मारे भागती हुई घर आ गई। घर पहुंचने के बाद भी मेरा दिल धड़कता रहा। डर इतना था कि मैं सोचने लगी कहीं कोई इल्जाम न लग जाए। थोड़ी ही देर में हिमांशी घर आ गई। वो घबराई हुई थी, कहने लगी, अनन्या, तुझे गांव के सरपंच ने देख लिया है, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता। उसकी ये बात सुनकर मैं और भी डर गई। डर इतना बढ़ गया कि मुझे तेज बुखार चढ़ गया। शाम होते होते मेरा शरीर तपने लगा। माँ बार बार खाना खाने को कह रही थी, लेकिन मेरी हालत ऐसी थी जैसे शरीर में जान ही नहीं बची थी। आखिरकार माँ मेरे कमरे में आई और मुझे छू कर देखा। माँ की चीख निकल गई। फिर वो तुरंत गांव के डॉक्टर को बुलाने चली गई। डॉक्टर ने आकर मेरा चेकअप किया और माँ से कहा, बच्ची को चिंता और डर से दूर रखें। ज्यादा मानसिक दबाव और खौफ की वजह से दिमाग की नस फटने का भी खतरा हो सकता है। डॉक्टर के जाते ही माँ मुझे घूरते हुए बोली, किस बात की इतनी टेंशन है तुझे? क्यों मरने जैसी हालत बना रखी है? मैंने हिम्मत जुटाई और माँ को सब बता दिया कि गांव के सरपंच की नजर मुझ पर पड़ चुकी है। वो वही आदमी है जो हर साल एक नई लड़की से शादी करता है और अगली ही सुबह उसे तलाक देकर भेज देता है। माँ मेरी बात को समझ नहीं पाई। वो बोली, तो तुझे इतना डर क्यों लग रहा है? तूने कौन सी चोरी की है जो ऐसे कांप रही है? माँ की ये बात सुनकर मेरा दिल चाहा कि मैं अपना सिर पीट लूं। मैं उन्हें समझाने ही वाली थी कि तभी बाहर दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से खटखटाना शुरू कर दिया। आवाज सुनकर मैं डर के मारे सन्न रह गई। जब दरवाजा खोला गया तो बाहर गांव का सरपंच अपने आदमियों के साथ खड़ा था और उनके साथ मेरे पिताजी भी थे। शायद सरपंच उन्हें साथ लेकर ही आया था। पिताजी उन्हें अंदर बैठक में ले गए और माँ से चाय बनाने को कहा, लेकिन सरपंच ने चाय से साफ इनकार कर दिया। आखिर वो एक अमीर आदमी था, गरीबों के घर का चाय पानी कैसे पीता? उसने माँ को भी बैठक में बुला लिया और फिर सीधा मेरे लिए रिश्ता मांग लिया। ये सुनकर माँ चौंक गई। वो गुस्से में उठ खड़ी हुई और बोली, सरपंच जी, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन अपनी बेटी का सौदा नहीं करेंगे। हम खुद अपने कर्ज उतार लेंगे, मगर अपनी बेटी की इज्जत कभी नहीं बेचेंगे। सरपंच बिना कुछ कहे उठकर चला गया। अब फैसला माँ और पिताजी को करना था, बेटी की इज्जत बचानी है या पैसे के लिए सौदा करना है। जब मैंने ये सारी बात अपनी छोटी बहन तन्वी की जुबानी सुनी तो लगा जैसे आसमान सिर पर टूट पड़ा हो। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। माँ तो साफ मना कर चुकी थी, क्योंकि उन्होंने मुझसे वादा किया था कि इसी साल मेरी शादी होगी, मेरे मंगेतर प्रांजुल के साथ। लेकिन पिताजी कुछ और सोच रहे थे। उन्होंने माँ से कहा कि वो मुझसे खुद बात करना चाहते हैं और माँ ने भी उनकी बात मान ली। पिताजी मेरे कमरे में आए और बहुत शांत स्वर में कहने लगे, बेटी, हमारा कोई बेटा नहीं है जो हमारा सहारा बन सके। तेरी बहनों के सपनों को पूरा करने वाला भी कोई नहीं है। पिछले 10 साल से जो कर्ज हम पर है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। वो थोड़ा रुके, फिर बोले, अगर तू सरपंच से शादी कर ले और अगली ही सुबह तलाक ले ले तो हमारे सारे मसले खत्म हो सकते हैं। हमारा घर बच सकता है, तेरी बहनों का भविष्य बन सकता है। मैं उन्हें देखती रही, कुछ बोल नहीं पाई। पिताजी ने फिर कहा, और रही बात तेरे मंगेतर प्रांजुल की, वो न तो कोई डॉक्टर है न इंजीनियर। ऐसा भी क्या प्यार जो तेरी मजबूरी और हालात को ना समझे। पिताजी ने जाते जाते कहा, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। वो ये कहकर चले गए और मुझे एक गहरी कशमकश में छोड़ गए। मैंने सारी बातों को बार बार सोचा और फिर एक फैसला लिया। मैंने पिताजी से कहा कि प्रांजुल को घर बुलाया जाए। मुझे उससे बात करनी थी ताकि कोई अंतिम निर्णय लिया जा सके। अगले दिन प्रांजुल हमारे घर आ गया। मैं उसे लेकर छत पर चली गई ताकि खुलकर सुकून से बात कर सकूं। मैंने उसे सब कुछ बता दिया, पिताजी की मजबूरी, सरपंच की मांग और मेरे मन का हाल। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का रंग गुस्से से लाल हो गया।
मैं उसकी आंखों में उबलता हुआ दर्द और गुस्सा साफ देख सकती थी। मगर अब मेरे सामने दो रास्ते थे, एक अपना भविष्य बचाऊं या फिर अपने माँ बाप और बहनों का सहारा बनूं। प्रांशुल ने मेरी बात सुनी और बिना कुछ बोले उठकर जाने लगा। मैंने पीछे से कहा, मैं पिताजी के फैसले से सहमत हूं। वो पलटा, मेरी ओर घूरकर देखा और गुस्से से बोला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? उसकी आवाज में सदमा था, इतना कि वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। मैं जानती थी कि वो कितना आहत हुआ है, फिर भी मैं उससे नजरें नहीं मिला पाई। मैंने धीरे से कहा, हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि मेरे माँ बाप का कोई बेटा नहीं है और मैं उन्हें कर्ज में डूबा हुआ नहीं देख सकती। ये सिर्फ एक दिन की बात है। अगर इससे हमारे सारे मसले हल हो सकते हैं तो फिर इसमें गलत क्या है? क्या तुम नहीं चाहते कि हमारी परेशानियां खत्म हो? या तुम्हारा मुझसे प्यार सिर्फ तब तक था जब तक मैं मजबूरी में न थी? मेरी बातें सुनकर प्रांशुल का गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा। वो कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, ठीक है, अगर यही तुम्हारा फैसला है तो मैं साथ हूं। उसके जाने के बाद मैंने माँ से कहा, मैं शादी के लिए तैयार हूं। ये बात मैंने किस तरह दिल पर पत्थर रखकर कही, ये सिर्फ मैं जानती हूं, मगर इस वक्त मुझे टूटना नहीं था और मैं नहीं टूटी। पिताजी ने गांव के सरपंच को हाँ कह दी और रिश्ता तय हो गया। जब माँ को ये सब पता चला तो वो सिर पकड़कर बैठ गई। वो मुझे समझाने लगी, रोकने की कोशिश की, मगर मैं अपने फैसले पर अडिग थी। मैं माँ का दर्द समझती थी, लेकिन मैं पिताजी की मजबूरी भी अनदेखी नहीं कर सकती थी, जो हर दिन कर्ज की चिंता में धीरे धीरे टूटते जा रहे थे। जब माँ ने देखा कि मैं अपने फैसले पर कायम हूँ तो उन्होंने भी चुप्पी साध ली और यूं एक हफ्ते के अंदर मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो गई। शादी का दिन आया। लाल जोड़े में विदा होकर मैं गांव के सरपंच की हवेली आ गई। पूरा दिन रस्मों, लोगों और थकावट में बीता। शाम को जब मैं हवेली के मुलायम गद्दों पर बैठी तो नींद ने मुझे अपने आगोश में ले लिया। मैं कब सो गई मुझे खुद पता नहीं चला। मेरी आंखें तब खुली जब मैंने अपनी कलाई पर कुछ अजीब सा महसूस किया। डर के मारे मेरी सांसें थमने लगी, गले में जैसे कांटे चुभने लगे थे। मैंने हिम्मत जुटाई और अपनी आंखें खोली तो देखा मेरा पति मेरी कलाई पर अपनी उंगलियां फेर रहा था। मुझे बहुत अजीब लगा। फिर अचानक न जाने उसे क्या हुआ, उसने मेरी कलाई छोड़ दी और उठकर दूर जाकर खड़ा हो गया। कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, हमें अभी हॉस्पिटल चलना है, जल्दी उठो और अपने कपड़े बदल लो। उसकी बात सुनकर मुझे उसके मानसिक हालात पर शक होने लगा। मैं मना करना चाहती थी, मगर शादी की पहली ही रात कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती थी जो उसे मुझे तलाक देने से रोक दे। मैंने चुपचाप कपड़े बदले और उसके साथ कार में बैठ गई। हम हॉस्पिटल पहुंचे और वहां जो मैंने देखा वो देखकर मेरे होश उड़ गए। वो किसी डॉक्टर से बात कर रहा था, फिर मेरी ओर मुड़ा और बोला, वो लड़की तुम ही थी जिसकी तलाश में मैंने आज तक इतनी शादियां की हैं, बस अब और नहीं। अब तुम्हें मैं तलाक नहीं दूंगा, अब तुम मेरी बीवी बनकर हमेशा मेरे साथ रहोगी। उसकी बात सुनते ही मैं बेहोश हो गई। उसने मुझे कार में डालकर वापस घर ले आया। जब मुझे होश आया तो वो पल पल याद आने लगा और मेरी रूह तक कांप उठी। मैंने इधर उधर देखा मगर वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। मेरे आसपास सिर्फ कुछ नौकरानियां थीं। एक नौकरानी ने बताया, आपके घर वाले आए थे, मगर मालिक ने उन्हें ये कहकर लौटा दिया कि जब मन हो अपनी बेटी से मिलने आ जाना, मुझे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन मैं उसे तलाक नहीं दे रहा। मालिक ने उन्हें पैसों से भरा बैग और रहने के लिए एक घर भी दे दिया है। ये सुनकर मेरा दिल रोने लगा। मेरे अपने ही, जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा था, वो मुझे यूं ही छोड़कर चले गए। मैं अपनी ही नजरों में गिर चुकी थी। अब मैं उस सरपंच से किस मुंह से बहस करती, जब मेरे अपने ही मुझे बेचकर जा चुके थे। मगर सबसे ज्यादा दर्द मुझे फॉर्म प्रांशुल को लेकर हो रहा था। जब उसे पता चलेगा कि मेरा तलाक नहीं हुआ तो वो जरूर सोचेगा कि मैंने पैसों की चमक देखकर अपना फैसला बदल दिया। वो मुझे बेवफा समझेगा। ये सब सोच सोचकर मेरा सिर फटने लगा। मेरे अंदर एक सवाल बार बार गूंज रहा था, क्या मैं अब कभी इस दलदल से निकल पाऊंगी? उसी पल मेरा पति कमरे में आया, मेरे पास बैठा और मेरा हाल पूछने लगा। मैं उसकी आंखों में झूठ साफ देख सकती थी। उसने वादा किया था एक रात की शादी का, और अब अपनी बात से मुकर रहा था। उसने मेरा चेहरा छूने की कोशिश की तो मैंने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया। मैंने ठंडे स्वर में कहा,
मैं तब तक तुम्हें अपने पास नहीं आने दूंगी जब तक तुम मुझे सब सच नहीं बता देते। हर साल एक नई लड़की से शादी करके तलाक क्यों देते हो, और अब मुझे तलाक क्यों नहीं देना चाहते? उसने मेरी बात ध्यान से सुनी, फिर शांत स्वर में कहा, मैंने तुमसे शादी की है, तुम मेरी पत्नी हो, मुझे तुम्हें छूने के लिए किसी इजाजत की जरूरत नहीं। लेकिन क्योंकि अब मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं, इसलिए आज नहीं तो कल मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब जरूर दूंगा। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने किसी तरह अपने गुस्से को पी लिया। मैंने ठंडे स्वर में कहा, तुम जब तक मुझे सच नहीं बताओगे मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, और अगर तुमने जबरदस्ती की तो मैं अपनी जान ले लूंगी। मेरी ये बात सुनकर उसके चेहरे का रंग फौरन बदल गया, मगर उसने खुद को जल्दी ही संभाल लिया और बोला, राज तो मैं तुम्हें बता ही दूंगा, मगर याद रखना, अगर तुमने मुझसे बेवफाई की या अपनी जान लेने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को नहीं छोड़ूंगा। उसकी ये बात सुनकर जैसे मेरे सीने में किसी ने मुट्ठी भींच ली हो। मैं ये भूल ही गई थी कि मैंने शादी एक आम इंसान से नहीं, बल्कि गांव के उस सरपंच से की है, जिससे कोई कुछ कह भी नहीं सकता। कानून, पुलिस, उसके आगे सब बेबस है। मेरा दिल किया कि मैं जोर जोर से फूट फूट कर रोऊं, अपनी किस्मत को कोसूं, मगर उसके सामने खुद को कमजोर दिखाना मैं नहीं चाहती थी। मैंने ठान लिया, अब मुझे चुप रहकर उसकी हर हरकत पर नजर रखनी है, उसका भेद जानना है, उसे रंगे हाथों पकड़ना है। मैं चुप रही, और शायद यही चुप्पी उसे ठीक लगी, क्योंकि उसने उस राज की बात फिर कभी नहीं छेड़ी। पर उसकी यही चुप्पी मुझे अंदर से खा रही थी। कोई इंसान इतना बड़ा झूठ बोलकर इतना शांत कैसे रह सकता है? शादी को अब 1 हफ्ता हो गया था। इन 7 दिनों में मैंने कई बार कोशिश की कि शायद किसी बात पर वह मुझे तलाक दे दे, मगर हर बार नाकामी ही हाथ लगी। मैं सोचती रही, आखिर मैं ही क्यों था मैं उसकी तलाश? मैं तो उसे जानती भी नहीं थी। अब मेरी हालत ये हो चुकी थी कि बस एक ही रास्ता सूझ रहा था, मैं हर पल उसकी हरकतों पर नजर रखूं। मैंने गौर किया, जब भी वो किसी से फोन पर बात करता तो उठकर कमरे से बाहर चला जाता। उसकी ये आदत मुझे खटकती थी, जैसे उसे डर हो कि मैं कुछ सुन न लूं। मैं उससे पूछती तो वो टाल देता, झूठ पर झूठ बोलता। फिर मैंने सोचा, अब बस मुझे खुद ही उसकी बातें सुननी होंगी। इसी कोशिश में 15 दिन गुजर गए, पर कोई सुराग हाथ नहीं लगा, ना कोई नाम, ना कोई इशारा, ना कोई जवाब। अब तो मुझे लगने लगा था जैसे मैं कभी इस रहस्य तक पहुंच ही नहीं पाऊंगी। पर मैं हार मानने वालों में से नहीं थी। मैं रोज अपने मन में एक ही दुआ करती कि किसी तरह ये राज सामने आ जाए और मैं खुद को इस अंधेरे से आजाद कर सकूं। और फिर वो रात भी आ ही गई। रात के ठीक 12 बज रहे थे, तभी अचानक मेरे पति के फोन पर एक कॉल आई। पहले तो वो हमेशा की तरह उठकर कमरे से बाहर जाने लगा, लेकिन इस बार उसने मुझे सोता देखकर वहीं बैठकर किसी से फोन पर बात करने लगा। फोन की दूसरी तरफ कौन था ये तो पता नहीं, पर उसके शब्द मेरे कानों में जहर की तरह उतरते जा रहे थे। वो कह रहा था, यार किसी तरह इस बला से मेरा पीछा छुड़वा दो, वरना खत्म ही कर दो इसे। इसके रोज रोज के सवालों से मैं तंग आ चुका हूं। ये सुनकर मेरी नींद तो जैसे हवा हो गई। मेरे कान गर्म हो चुके थे, दिमाग तेजी से सोचने लगा। अब मुझे यकीन हो गया था ये मामला किसी और लड़की का है, और अब ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं रही, अब किसी बेगुनाह लड़की की जान दांव पर लगी थी। मैंने उसी पल तय कर लिया, मुझे इस जालिम से उस लड़की को बचाना ही होगा, किसी भी कीमत पर। अगले दिन जब वो घर से निकला तो मैं भी उसके पीछे पीछे निकल पड़ी। घर के नौकर नौकरानियों को मैंने पहले ही अपने साथ मिला लिया था, इसलिए अब मैं जरा भी घबराई नहीं थी। मन में डर था, पर इरादा पक्का था। वो जहां गया मैं पीछे पीछे छुपकर जाती रही। फिर उसे एक अजनबी से मिलते देखा और थोड़ी देर बाद वो एक घर के अंदर चला गया। मैं वहां ज्यादा देर नहीं रुकी और वापस लौट आई। अब मेरे मन में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे थे। शाम को जब वो घर लौटा तो फिर किसी से फोन पर बात कर रहा था। मैं छुपकर सुनने लगी। वो कह रहा था, कल फिर उसी जगह आ जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा। मेरे अंदर एक अजीब सी खुशी दौड़ गई। लगा जैसे अब ये आंख मिचौली का खेल खत्म होने वाला है। लेकिन तभी उसने मुझे देख लिया तो मैं तुरंत कमरे में लौट आई। अब मुझे कल का इंतजार था, शायद कल सब कुछ साफ हो जाए, शायद मेरी जिंदगी दोबारा मेरी हो जाए। अगले दिन जैसे ही वो घर से निकला, मैं भी बिना देर किए उसके पीछे हो ली। इस बार उसने रास्ते में कुछ और लोगों से भी मुलाकात की।
अब मेरी चिंता और बढ़ गई थी। मुझे लगने लगा कहीं उसे शक तो नहीं हो गया कि मैं उसका पीछा कर रही हूँ। शायद वो जानबूझकर ये सब कर रहा है ताकि मैं थक कर पीछा करना छोड़ दूं। लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया, अगर उसे सच में शक होता तो वो मुझे घर से निकलने ही नहीं देता। मैं इसी उधेड़बुन में थी। तभी वो फिर उसी घर में गया और एक कमरे में बैठ गया। उस कमरे से जुड़ा हुआ एक और कमरा था। मैं जल्दी से उस कमरे में घुस गई और खिड़की से झांकने लगी, और जो मैंने देखा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उस कमरे में वही लोग थे और उनके साथ था मेरा मंगेतर प्रांशुल। उन्हें वहां एक साथ देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या ये कोई बड़ी साजिश थी? क्या प्रांशुल भी इसमें शामिल है, या फिर वो भी किसी फंदे में फंसा हुआ है? अब डर के मारे मेरी सांसें रुकने लगी। मैं चोरी चुपके वहां से निकल आई और सीधे घर आ गई। मैं जितना इस मसले को आसान समझ रही थी, ये उतना ही पेचीदा और खतरनाक होता जा रहा था। हर बीतते दिन के साथ ये कहानी और भी गहरी साजिश की तरफ बढ़ रही थी। मैं परेशान बैठी थी, तभी मेरा पति घर आया। मुझे उदास देखकर बोला, आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, इसलिए नहा धोकर अच्छे से तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें आज सब सवालों के जवाब देने वाला हूँ, वो भी उस जगह जहां कभी कोई गया नहीं। इतना कहकर वो चला गया। मैं चुपचाप नहाने चली गई। मन में डर भी था, पर उम्मीद भी, शायद आज सच सामने आए। तैयार होकर मैं घर के ग्राउंड में उसका इंतजार करने लगी। तभी दूर से गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। वो आ चुका था। वो मेरी तरफ आया, मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, चलो। मैं चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। हम दोनों बिना कुछ बोले निकल पड़े। गाड़ी गांव की संकरी ऊंची नीची गलियों से गुजर रही थी। मैं खिड़की से बाहर देख रही थी। खेत, नहर, ट्यूबवेल, वो सब कुछ जहां मेरा बचपन बीता था। पर अब वही खेत देखकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि यही वो जगह थी जहां उस दिन उसकी नजर मुझ पर पड़ी थी। काश उस दिन मैं घर से बाहर ना निकली होती, मगर अब काश का कोई मतलब नहीं रह गया था। इन्हीं सोचों में खोई रही, पता ही नहीं चला कब गाड़ी रुक गई। जब होश आया तो देखा वो मेरी तरफ वाला दरवाजा खोलकर खड़ा है। मैं उतर गई और हम दोनों एक दरबार की तरफ बढ़ने लगे। दरबार के पास एक कच्चा लेकिन साफ सुथरा कमरा था। वहीं हमें लेकर वो गया और एक कमरे में बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक बाबा जी आए। बाबा जी ने पूछा, हाँ बेटा, क्या तेरी तलाश खत्म हुई? उस पर मेरे पति बोला, हाँ बाबा जी, अब मुझे मेरी मंजिल मिल चुकी है। ये मेरी पत्नी है। मैं दोनों की बातें सुन रही थी, पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर बाबा जी ने पूछा, अब क्या चाहता है? वो बोला, बाबा जी, अब मैं अपनी पत्नी को सब सच बताना चाहता हूँ। आपकी इजाजत लेने आया हूँ ताकि नई जिंदगी की शुरुआत कर सकूं। बाबा जी ने सिर हिलाया। इजाजत है बेटा, जाओ और अपनी जिंदगी जियो। बाबा की इन बातों ने मुझे और उलझा दिया। सब कुछ एक अजीब सा ढोंग लग रहा था। बहरहाल हम वहां से निकल गए और वापस घर लौट आए। घर आते ही मेरे पति ने सभी नौकरों को छुट्टी दे दी। फिर एक एक करके सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद करने लगा। उसे यूं करते देखकर मेरी घबराहट और बढ़ने लगी। मेरा चेहरा पीला पड़ गया था। उसने मुझे देखा और बोला, डर मत, ये सब एहतियात है, क्योंकि जो सच मैं बताने वाला हूँ वो कोई और जान ले तो बवाल मच जाएगा। उसकी बात सुनकर मेरी सांस में थोड़ी राहत आई। फिर वो मुझे लेकर बेड पर बैठा और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। ये बात आज से 10 साल पहले की है, जब मैं सिर्फ 20 साल का था। हम एक रईस खानदान से थे। नाम, पैसा, शान, सब कुछ था। लेकिन एक दिन हमारे ही किसी रिश्तेदार ने हमारे पूरे परिवार पर एक खतरनाक जादू करवा दिया। इस जादू का असर इतना भयानक था कि हमारी दौलत धीरे धीरे खत्म होने लगी और मेरी सेहत भी बिगड़ती चली गई। एक दिन मैं शिकार पर गया था। शिकार हाथ नहीं लगा तो मैं गुस्से में पेड़ों, पत्थरों पर निशाने लगाने लगा। मैं इस कदर गुस्से में था कि आसपास क्या हो रहा है इसका होश ही नहीं था। तभी वहां बाबा जी आ गए। वो जंगल में किसी जड़ी बूटी की तलाश में आए थे। मुझे यूं तड़पता देख वो मेरे पास आए और बोले, बेटा, तुम पर किसी ने जादू करवाया है और ये कोई आम जादू नहीं है, बहुत खतरनाक है। मैं उन्हें हैरानी से देखने लगा। वो बोले, ये जादू तब तक बना रहेगा जब तक तुम एक जरूरतमंद लड़की से शादी करके उसे छुए बिना तलाक नहीं दे देते। मैं चौंक गया था। बाबा जी बोले, हर बार किसी ऐसी लड़की से शादी करो जो मजबूरी में हो, जरूरतमंद हो। उसे कुछ दिए बिना मत भेजना और याद रखो, कभी उसे छूना मत। मैंने पूछा,
लेकिन ऐसे तो मैं कभी किसी से सच्ची शादी ही नहीं कर सकूंगा। पर बाबा जी बिना कुछ कहे जंगल में चले गए। उसके बाद मैंने पहली शादी की। सोच समझकर एक ऐसी लड़की को चुना जो बेहद गरीब थी। शादी की, उससे कुछ नहीं कहा, बस ढेर सारा सामान देकर तलाक दे दिया। कुछ ही दिनों में मेरी हालत सुधरने लगी, दौलत फिर से लौटने लगी। मैं चौंक गया था। फिर दूसरी शादी की। इस बार चुनाव का रिजल्ट आया, मैं जीत गया। मैंने लगातार 12 शादियां की, हर बार एक जरूरतमंद लड़की से। हर बार शादी बिना कोई हक जताए, और अगले ही दिन तलाक। धीरे धीरे जादू का असर भी खत्म होता गया। मगर अब एक सवाल मुझे काटने लगा। अगर मैं हर बार तलाक देता रहूंगा तो मेरा वारिस कौन होगा? जिस दौलत को मैंने फिर से कमाया है वो आखिर किसके लिए? मैंने दोबारा बाबा जी को तलाशने की ठानी। कई जगह गया पर वो कहीं नहीं मिले। अब ये सिलसिला मेरे लिए बोझ बन चुका था। हर शादी, हर तलाक मेरे अंदर की इंसानियत को खा रहा था। मैं थक चुका था। आखिरकार कई महीने की तलाश के बाद मुझे उनका पता चला। मैं वहां गया, थका हारा। जैसे ही दरबार पहुंचा मैं जमीन पर गिर पड़ा। एक दिन आराम करने के बाद अगली सुबह बाबा जी ने मुझे अपने पास बुलाया। मैंने उनसे कहा, बाबा अब मैं थक चुका हूँ। कब तक यूं ही लड़कियों की जिंदगी से खेलता रहूं? आप ही बताओ, मुझे और कितनी बार ऐसा करना पड़ेगा? कब मुझे चैन की एक सच्ची जिंदगी नसीब होगी? बाबा जी मेरी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, बेटा तुम्हें तब तक शादियां करनी होंगी और तलाक देना होगा जब तक तुम्हें वो लड़की नहीं मिल जाती जो तुम्हारे खानदान का वारिस पैदा कर सके। मैंने बाबा जी से कहा, कोई तो निशानी बता दीजिए जिससे मैं उसे पहचान सकूं, वरना ये तलाश कब तक चलती रहेगी? बाबा जी बोले, जब तुम उसे देखोगे तो तुम्हारे दिल से पहली बात यही निकलेगी, अब इसके बाद मैं किसी और लड़की से शादी नहीं करूंगा। वो वही लड़की होगी जिसकी तुम्हें तलाश है। फिर उन्होंने कहा, उस लड़की की कलाई और कमर पर एक खास निशान भी होगा। बाबा जी की बात सुनकर मैं वहां से चला आया, और जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा तो सच कहूं मेरे दिल ने तुरंत यही कहा, बस यही है वो लड़की। यही वजह थी कि मैंने तुम्हारे घर रिश्ता भेजा और हमारी शादी हो गई। मेरे पति की सारी बातों को सुनने के बाद भी मुझे कुछ खटक रहा था, क्योंकि शादी की रात वो मुझे देखकर चौंक गया था और बिना कुछ कहे हॉस्पिटल ले गया। मुझे आज भी याद है, वहां जाकर उसने कहा था, जिसकी मुझे अब तक तलाश थी वो लड़की तुम ही हो। अब मैं चुप नहीं रह सकती थी। मैंने उससे पूछा, अगर तुम्हें सच में मुझसे प्यार था तो शादी की पहली रात मुझे हॉस्पिटल क्यों ले गए? तुमने बाकी लड़कियों को उसी रात तलाक दिया, पर मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्या तुम मेरा चेकअप करवाने ले गए थे ताकि ये जान सको कि मैं कुंवारी हूं या नहीं? मेरी आवाज में दर्द था, क्योंकि अगर उसे मुझ पर शक था तो मैं ऐसे इंसान के साथ अपनी पूरी जिंदगी कैसे बिताती? मैंने अपने मंगेतर प्रांजल से कभी कोई हद नहीं पार की थी। हमने एक दूसरे की इज्जत की थी। फिर मेरी नीयत पर शक करने का उसे कोई हक नहीं था। मेरे सवाल सुनकर वो चुप रहा और फिर धीरे से मेरी आंखों से आंसू पोंछे। उसने कहा, जानना चाहती हो कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल क्यों ले गया? तो सुनो, तुम्हारी बाई कलाई पर जो निशान है उसे देखकर मैं चौंक गया था। बाबा जी ने कहा था, वो लड़की जिसकी मुझे तलाश है उसकी कलाई और कमर दोनों पर एक खास निशान होगा। मैं ये पक्का करना चाहता था कि कहीं ये सब मेरा वहम तो नहीं, इसलिए तुम्हें हॉस्पिटल लेकर गया ताकि लेडी डॉक्टर से कंफर्म हो सके। और जब डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी कमर पर भी वही निशान है तो मुझे यकीन हो गया, तुम ही हो मेरी जिंदगी की आखिरी और सच्ची पत्नी। जब डॉक्टर ने बताया कि मैं वही लड़की हूँ जिसकी तलाश में मेरा पति अब तक बार बार शादियां करता आया था, तो वो खुशी से भर गया। उसकी आंखों में सुकून था, जैसे किसी ने उसे जिंदगी लौटा दी हो। उसने कहा, मेरे सब्र का फल आखिर मिल गया। फिर एक बात उसने और बताई, जिन लड़कियों को मैंने तलाक दिया था वे सभी कुंवारी नहीं थी। मैं बस उनकी कलाई देखता था और फिर उन्हें छोड़ देता था। ये सुनकर मैं थोड़ी देर चुप रही। फिर उसकी आंखों में देखा और वहां जो सच्चाई दिखी उसने मेरा दिल बदल दिया। उसी पल मैंने तय कर लिया, अब मैं अपनी नई जिंदगी की एक अच्छी शुरुआत करूंगी। फिर उसने मेरी ओर मुस्कुराकर देखा और बोला, एक सवाल तो तुमने मुझसे पूछा ही नहीं। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा तो वो बोला, मैं जानता था तुम मेरा पीछा कर रही हो। मैं खुद चाहता था कि तुम सब कुछ अपनी आंखों से देखो, पर तुम वहां से लौट आई
फिर उसने एक ऐसी सच्चाई बताई जिसने मेरे पैरों तले से जमीन खींच ली। उसने कहा, तुम्हारा मंगेतर प्रांजुल, जिससे तुमने मोहब्बत की, वही इंसान मुझे धमकी दे रहा था। उसका कहना था, अगर मैं उसे पैसे नहीं दूंगा तो वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। उसने मुझे साफ कहा, या तो पैसे दो या अनन्या को चैन से जीने नहीं दूंगा। मैं चाहता तो उसे सजा दिलवा सकता था, मगर वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, इसलिए मैंने उसे माफ कर दिया। हाँ, मैंने उसे पैसे दिए और उसने तुम्हें उन पैसों के बदले बेच दिया। मेरे कानों में जैसे आग सी भर गई थी। जिसे मैं प्यार समझती रही, वो सिर्फ एक सौदा था। मुझे अपनी किस्मत पर शुक्र आया जो मैंने वक्त रहते एक गलत इंसान को छोड़ दिया और जिसे मैं सिर्फ मजबूरी में अपना पति मान बैठी थी। वो इंसान असल में मेरे लिए एक फरिश्ता निकला। उसने न सिर्फ मेरे घर वालों को पैसा और घर दिया, बल्कि मेरे पूरे परिवार को इज्जत और सुकून भी दिया। आज मैं उसके साथ पूरी तरह खुश हूँ। मेरी दोनों बहनों की भी अच्छे घरों में शादियां हो गई और मैं अपने बच्चों और पति के साथ एक सुकून भरी जिंदगी जी रही हूँ। जहां तक प्रांजुल की बात है, अब उसका नाम भी याद नहीं आता। कहते हैं ना, किसी एक सही फैसले से पूरी जिंदगी बदल सकती है। मेरे साथ भी यही हुआ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।